हाय दोस्तों, मैं हूं आपका एसके और आज हम बात करेंगे न्यूक्लियर रिसाइकल बोर्ड के बारे में, जो कि कल यानी बीएआरसी का जो आज आपका एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, मतलब 19/9/2021 को जो आपका एग्ज़ाम हुआ, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं वो शेयर किए हैं, तो मैं आपको शेयर करूँगा और आप चेक कर सकते हैं कि आपका क्वेश्चन सही है या गलत है। और हम इसमें ये भी बात करेंगे कि कितने सीट पे कितने कितने रेशियो में सिलेक्शन होते हैं, और बात करेंगे कि इसका इंटरव्यू का पैटर्न किस तरह से हो सकता है। और मैं ये भी कंपेयर करूँगा कि 2019 में बार का एग्ज़ाम जो है वो किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था और ये इस बार से किस तरह से डिफरेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहता हूँ कि पिछले बार भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का था, इस बार न्यूक्लियर रिसाइकल बोर्ड यानी एनआरबी की तरफ से आया हुआ है। तो ये शायद थोड़ा सा सेंटर डिफरेंट होने की वजह से इस बार डिफरेंट क्वेश्चन पूछा गया है। नहीं तो ये जनरली इतना मतलब हार्ड हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछते, मतलब न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन ये लोग नहीं पूछते हैं। लेकिन ये शायद प्लांट बेस्ड इंडस्ट्री है एनआरबी, हो सके इसलिए पूछ दिए होंगे। ठीक है, तो सेंटर चेंज होने के बाद, क्योंकि जब मैं मैसूर का एग्ज़ाम देने गया था तो उसमें भी क्या हुआ था कि आपका रिटन में एग्ज़ाम न्यूमेरिकल क्वेश्चन काफ़ी इन्वॉल्व थे, यानी उसी के बेस पे आपका ये भी हुआ है। ठीक है, हम बात करते हैं किस टाइप का क्वेश्चन, कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, फाइनिंग फ्रिक्शन फैक्टर, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। इससे दो क्वेश्चन आए हुए थे, फाइनिंग फ्रिक्शन फैक्टर बोलिए चाहे फ्रिक्शन फैक्टर बोलिए। तो इसमें पूछा गया था यानी डेल पी यानी कि प्रेशर ड्रॉप निकालने के लिए बोला गया था। तो ऑप्शन जो आया होगा 4 एफिल रो V² / 2D, ये आपका करेक्ट आंसर है। और इसमें एक और क्वेश्चन आया था लेमिनार फ्लो के लिए, आपका फाइनल फ्रिक्शन फैक्टर की बात करते हैं कि फाइनल फ्रिक्शन फैक्टर फॉर लेमिनार फ्लो क्या होगा। तो एकदम बहुत ही सिंपल, F = होता है 16/NRB NRE। ओके, एक क्वेश्चन आया था कि H2SO4 स्टोरेज करने के लिए कौन सा टैंक यूज किया जाता है। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो जाता है, तो मैं बताता हूँ। कार्बन स्टील है, उसका बना होता है वो स्टोरेज टैंक, उसके द्वारा यूज किया जाता है। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आया था डाइटस वोल्टस इक्वेशन, शायद दिया हुआ था, पूछा था किसके लिए कौन है। तो मैं आपको बता दूं कि डाइटस वोल्टस इक्वेशन जो है, जिसका रेनॉल्ड्स नंबर 10,000 से ज़्यादा होता है, उसके लिए यूज किया जाता है। और यह होता है 0.023 NRE के पावर 0.8 एन पी आर यानी NPR प्रांटल नंबर के पावर 0.4 एंड म्यू/म्यू नॉट बटा म्यू डब्लू पावर होता है 0.1514। तो इस तरह से इक्वेशन पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन एक आया हुआ था। देखिए जैसे कि एक कोई मटेरियल है कोई मूविंग कर रहा है। ठीक है कोई मटेरियल है और रेड होता है और वो मूव कर रहा है, तो उस समय टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये आप इंस्ट्रूमेंट यूज कीजिएगा, वो है रेडिएशन पैरोमीटर। जनरली जो रिफॉर्मर होता है उसमें बहुत ही हाई में मूविंग मटेरियल रहता है और प्लस में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, रेड हॉट रहता है, तो उसके लिए यूज़ किया जाता था। ठीक है, और हम बात करेंगे तो एक क्वेश्चन नहीं है कि स्लैब से, स्लैब मतलब प्लेन वाल, इसमें क्या था कि 3 डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल था और तीनों का थिकनेस सेम था, एरिया सेम था, और कंडक्टिविटी अलग अलग था। तो कंडक्टिविटी अलग अलग था, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका मटेरियल अलग अलग से बना हुआ था। तो इसमें कुछ रेशियो करके पूछा गया था कि यह किस टाइप का होगा। तो ठीक है, तो आपका मतलब डेल टी जो है वो मैक्सिमम कहाँ होगा या फिर हीट का ट्रांसफ़र कहाँ होगा मैक्सिमम। तो देखिए जिसका थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगा वहाँ पर बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि एरिया सेम है, थिकनेस सेम है। तो थिकनेस सेम है, एरिया सेम है, तो आपका जो रेसिस्टेंस है, ये दोनों तो सेम ही है, मेन तो इसी पे डिपेंड करता था। तो आपका बस थर्मल कंडक्टिविटी है, तो ये दोनों का रेशियो आप बना सकते हैं। फिर था एक था इंस्ट्रूमेंटेशन से क्वेश्चन, ये भी था कि मैक्सिमम डेविएशन, हाईएस्ट डेविएशन एंड जीरो ऑफसेट की बात कर रहा था, कि जिसमें हो मैक्सिमम डेविएशन या फिर हाईएस्ट डेविएशन एंड जीरो ऑफसेट, तो वो था पीआई कंट्रोल। ओके, एक क्वेश्चन ये था कि ग्लोवाल जो है वो मेनली किसके लिए यूज़ किया जाता था। तो जनरली ये फ्लो को कंट्रोल करता है, यानी प्रेशर ड्रॉप बढ़ाता है। ठीक है, किसी को प्रेशर कम करना यानी फ्लो को कम करना, उसके लिए यूज किया जाता है। ओके, एक क्वेश्चन ये आया था कि कौन सा मटेरियल जो है जो कि यूज नहीं किया जाता है न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में। तो बेसिकली यूरेनियम 235 था, यूरेनियम 233 था, पोलोनियम 239 था, थोरियम 233 है। तो देखिए
आप जो यूरेनियम का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सब न्यूक्लियर मटेरियल में हम लोग यूज करते हैं 235, 233, 200, पोलियम 239। हाँ, यूरेनियम 238 रहता है, उसको यूज नहीं करते, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, लेकिन थोरियम 233 को अभी तक हम डायरेक्ट यूज यूज नहीं करते हैं। ठीक है, ये इंडिया में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो ये जिस दिन इस पर भी काम चल रहा है कि कब तक इसको यूज कर पाएँ। ठीक है, सो इसका आंसर यही होना चाहिए। एक क्वेश्चन ये था कि फ्यूजन रिएक्शन के लिए कौन सा मटेरियल की ज़रूरत होता है। ठीक है, जैसे कि उसमें ऑप्शन था फ्यूजन के लिए कौन सा जो सब्सटेंस होता है मटेरियल होता है, तो वो आपका जैसे हाइड्रोजन में, फ्यूजन में तो एक ही यूज किया जाता है मटेरियल, वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में भी कौन है, हाइड्रोजन में 3 टाइप का होता है, हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम एंड ट्राइट्रियम। तो जो आपका जो ट्राइट्रियम है ना, वो फ्यूजन के लिए यूज किया जाता है। ओके, अब है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में कूलेंट और फ्यूल, ये दोनों का कॉम्बिनेशन दिया हुआ था कि कौन सा यूज किया जाता था। देखिए ऑप्शन तो यहाँ पर एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन कुछ को दोस्तों ने जो बताया है उसमें कूलेंट के रूप में आपका DTU हो जाएगा ना, हैवी वाटर हो जाएगा। और फ्यूल के रूप में आप इनरिच यूरेनियम, इनरिच देखिए एक नेचुरल यूरेनियम होता है, एक इनरिच यूरेनियम होता है। तो नेचुरल यूरेनियम जब उसको बोला जाता है जब हम जब माइन से जो खान होता है जहाँ पर ही, वहाँ से डायरेक्ट जब निकालते हैं तो उसको बोलते हैं नेचुरल यूरेनियम। लेकिन उस नेचुरल यूरेनियम में बहुत सा अशुद्धि रहता है या बहुत सा इम्प्योरिटी रहता है, तो उसको हम लोग इनरिच करते हैं, मतलब शुद्धिकरण करते हैं। उसको टर्म में बोलते हैं उसको इनरिच करना। ठीक है, तो इनरिच इनरिच यूरेनियम और आपका कूलेंट हो जाएगा आंसर। ठीक है, फिर था एक क्वेश्चन आया हुआ था nth ऑर्डर निकालने के लिए, यूनिट ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपका आंसर हो जाता है T के पावर, टेम्परेचर के पावर -1 एंड कंसनट्रेशन के पावर 1 - n। एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ था न्यूक्लियर से, ये है कि 400 ग्राम कोई सब्सटेंस है और उसके बाद डीके होने के बाद क्या हुआ, नहीं क्षय होने के बाद 100 ग्राम हो जाता है, तो हाफ लाइफ क्या होता है। देखिए इसका एक फार्मूला है जो कि मेरे को ध्यान में आ नहीं रहा है, तो आप ये निकाल सकते हैं। और है एक क्वेश्चन ये भी आया था यूनिट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। तो यूनिट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस का फार्मूला आप निकाल सकते हैं यहाँ से। यूनिट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस जनरली बोला जाता है, देखिए हम लोग पढ़े हैं ना कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर और होता है ड्राइविंग फोर्स बटा रेजिस्टेंस। तो ये जो रेजिस्टेंस है यही थर्मल रेजिस्टेंस है, तो आपको यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखिए रेट ऑफ हीट ट्रांसफर का तो हो जाएगा आपका Q, यानी कि वाट पर मीटर, वाट पर सेकंड हो जाएगा, नहीं रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र, तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र हो जाएगा, हाँ वाट हो जाएगा, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र का आपका वाट हो जाएगा, और उसका टेम्परेचर रहेगा, तो टेम्परेचर तो वाट बटा टेम्परेचर हो जाएगा, यानी कि इस तरह से आप निकाल सकते हैं। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कोई पाइप है वो उसका हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, वाल से जा रहा है दूसरे में। ठीक है, कोई पाइप है उसके वाल से दूसरी तरफ फ्लो हो रहा है, तो वहाँ पर बेसिकली कौन सा हीट ट्रांसफ़र होगा, तो देखिए आपका वहाँ पर एक कंडक्शन होगा और एक फोर्स कन्वेक्शन होगा। ठीक है, क्योंकि मटेरियल है वहाँ पर ही रेजिस्टेंस या फिर शियर स्ट्रेस लगता है, ये उसके कांटेक्ट में आ रहा है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा मतलब कंडक्शन एंड फोर्स कन्वेक्शन। ठीक है, और बात करेंगे तो और आपका क्वेश्चन एक आया हुआ था थर्मोडायनेमिक्स से, इफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल। देखिए इसके बारे में हम बात करेंगे अच्छे से, लेकिन मेरा उद्देश्य यहाँ पर यह है कि जो जो क्वेश्चन पूछा है वो बता दिया जाए। तो ये आपका आ चुका है, कार्नोट साइकिल की इफिशिएंसी होता है T2 - T1 बटा T2। फिर एक क्वेश्चन आया था कि फॉर द आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस फ्रॉम द इनिशियल कंडीशन T1 एंड P1 एंड फाइनल कंडीशन T2 एंड P2, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज वैलिड। तो इसका आंसर हो जाता है P1 बटा P2 इक्वल टू T1 बटा T2 के पावर वाई बटा वाई नहीं कहना, इसको गामा बोलते हैं, गामा बटा गामा -1। ओके, एक क्वेश्चन और आया था जो मैं बता रहा हूँ कि हाई प्रेशर स्टीम इज एक्सपेंडेड एडियाबेटिकली रिवर्सिबली through the a well insulated turbine which produce some shaft work if the enthalpy change and entropy change across the turbine represented by del H and del S respectively for this purpose। तो इसमें del H का मान 0 नहीं होगा, लेकिन del S का मान यानी इंट्रॉपी का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये सब कैसे हो रहा है,
मैं अभी धीरे धीरे वीडियो में बात करूँगा, अभी डायरेक्ट यहाँ बताना फिर दिक्कत है। तो हम मेरा बस उद्देश्य यही कि इस टॉपिक में किस टाइप क्वेश्चन एनआरबी के द्वारा न्यूक्लियर रिसाइकल बोर्ड के द्वारा पूछा गया था उसके द्वारा बात कर। एक क्वेश्चन पंप फ्लूइड से आया था, न्यूमेरिकल है कि एक सेंट्रीफ्यूगल पंप है, द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन दिया हुआ, पी प्रेशर पावर दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ, हेड दिया हुआ, फ्लो भी दिया हुआ। तो इसको पूछ रहा था कि क्या होगा, ठीक है। तो इसका आंसर भी आपको कॉपी उत्तर में बहुत अच्छे से दिया हुआ, वहाँ से देख लीजिएगा। एक है क्रीपिंग फ्लो। क्रीपिंग फ्लो अराउंड द स्फीयर इज डिफाइंड व्हेन पार्टिकल रेनॉल्ड्स नंबर क्या हो जाएगा, और लेस देन 1 होगा तब। एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, क्रीपिंग फ्लो होने के लिए पार्टिकल रेनॉल्ड्स नंबर कितना होता है, लेस देन 0.1 से होना चाहिए। बस मैं थोड़ा सा क्रीपिंग फ्लो के बारे में बता देता हूँ। देखिए, जब वह ऐसा फ्लो है जहाँ पर ही क्या होता है कि इनर्शिया फोर्स स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू विस्कस फोर्स, यानी फिस्कस फोर्स के कंपेयर में इनर्शिया फोर्स जब कम हो जाता है तो उसको बोलते हैं क्रीपिंग फ्लो। ये स्टोक्स फ्लो इसको बोल सकते हैं क्रीपिंग फ्लो के। ओके, एक क्वेश्चन है आपका कि शुरू में ए सोल्यूशन है जिसका पीएच मान 5 है, 5 मतलब एसिडिक है, एंड द वन जिसका पीएच मान 2 है। तो ये जो कितना ज़्यादा कम एसिडिक है, ठीक है, जो 5 वाला है जिसको आपको पता है कि पीएच जितना कम होगा उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। तो एक का पीएच 5 था और एक का पीएच 2 है, तो 5 वाला कितना एसिडिक कम है, तो वह 1000 टाइम्स कम हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं, एक और क्वेश्चन है आपका कि 1 किलोग्राम वाटर है एट 0 डिग्री सी चार्ज किया जाता है हाँ सही है, सही है। 1 किलो वाटर है 0 डिग्री सी पे, उसके बाद चेंज किया जाता है, सुपर हीटेड को चार्ज किया जाता है और 1 एटीएम प्रेशर पे और 300 डिग्री सी तक, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि सबसे ज़्यादा हीट का कंजप्शन कहाँ पर होगा, तो इसका आंसर है आपका एवोपरेट, वाटर को एवोपरेट करने में सबसे ज़्यादा हीट का कंजप्शन होता है, ठीक है। फिर है हीट फ्लक्स। हीट फ्लक्स इन द न्यूक्लियर बॉइलिंग रेजिन इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, तो डेल्टा की पावर 3 हो जाएगा, ओके। और एक लास्ट क्वेश्चन आपका है, एवरेज मोलिकुलर वेट ऑफ ए फ्लू गैस हैविंग द कंपोजिशन ऑफ वॉल्यूम CO2 25%, O2 25% इंटू 50% विल भी क्या होगा, तो आंसर इसका वो 23 होगा, जो भी है निकाले। देखिए एवरेज, किसी चीज़ का एवरेज निकालने का फॉर्मूला है टोटल मास और टोटल मोल। तो जो आप CO2 O2 या फिर N2 का मान दिया, इसका मोल निकालिए और टोटल मास निकालिए। टोटल मास तो आपको पता ही होगा, तो सबको जोड़ दीजिएगा तो आपका एवरेज आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन हुआ था। अब बात करते हैं कि कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ। देखिए पिछले साल जो मुंबई बार्क में हुआ था आपका, वहाँ पर ही एक 10 सीट था उस समय, ठीक है, टोटल 10 सीट थे। तो 10 सीट में 85 लोगों को बुलाया गया था, मतलब 8 रेशियो 1:8 से भी ज़्यादा लिया था, ठीक है। तो इस बार भी देखिए कभी कभी 1:10 का भी रेशियो ले लेता है, 1:7 का भी ले लेता है, 1:8 से भी ज़्यादा लिया है, ठीक है। तो इस बार भी आपका जितना सीट है उसका 8 गुना मिनिमम तो लेगा ही, ठीक है। अगर 7 सीट है तो समझ रहे 50 प्लस आपको आ जाएगा आसपास, ठीक है। तो कब इतना आपको पूछ सकते। देखिए अब बात करते हैं इंटरव्यू के बारे में, तो मेरे ख्याल से लग रहा है कि जैसे मुंबई में पिछली बार इंटरव्यू हुआ था उससे थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि ये बार के थोड़ा सा वो बहुत ज़्यादा बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था, थ्योरेटिकल बेस्ड। तो इस बार आप तैयार रहिए, थोड़ा बहुत प्लांट बेस्ड क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, और खासकर वो लोग से जिनके पास एक्सपीरियंस है उनसे तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो इस बार थोड़ा एक्सपीरियंस पे भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसका पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो रहा है, और ये बार का नहीं, एक न्यूक्लियर रिसाइकल बोर्ड का है। तो यह तरह उस जहाँ जैसा वर्क होता है उस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। सो आई होप आपको कुछ इसमें क्लैरिटी मिला होगा। अगर आपको क्वेश्चन किसी को अगर क्वेश्चन ज़्यादा सही हुआ होगा या फिर कोई और नया क्वेश्चन मेरे से छूट गया होगा तो ज़रूर बताइएगा मेरे को, क्योंकि मेरे 2 दोस्त हैं उन्हीं ने क्वेश्चन भेजा था मेरे को कि ऐसे ऐसे बता दीजिए, ठीक है। तो मैं आपको कुछ, क्योंकि ये वीडियो जो है बाई चांस अगले साल अगर भी लोग एग्ज़ाम देते हैं तो उन लोगों को हेल्पफुल मिलेगा, ठीक है। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।